हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम आए हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 फॉर चैप्टर नंबर 3 में, विच इज़ अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नहीं सर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे हो सकता है, वो तो ये जिम है। कौन सा चैप्टर है हमारा चैप्टर है साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन। अब बढ़ते आगे, हम देख रहे थे टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। इस टॉपिक के नाम पे इन्होंने बेस्ट रेगुलेशन 4 चिपका दिया है यहाँ पे, विच इज़ प्रेजेंटेड वेरी नाइसली बाय मी। तो बिना किसी देरी के लेट्स रीड। ये रेगुलेशन 4 इज़ अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स विच आर टू बी कंप्लाइंट। तो क्या बोलता है, OECD के कुछ प्रिंसिपल्स है ना, उसके ही बेसिस पे LODR हमारा ये प्रिंसिपल्स देता है। तो अगर आप कभी टाइम मिले OECD के प्रिंसिपल्स पढ़ो विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, so you will find this only. Rights of shareholders, timely information, equitable treatment, role of stakeholder in corporate governance, disclosure and transparency, responsibilities of board of directors. तो क्या बोलता है ये, मैंने ना इसके लिए आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं which are here, okay. तो ये नोट्स भी मैं आपको समराइज करवा दूंगा बाद में, बट लेट्स रीड इट फ्रॉम हियर। सबसे पहले बोलता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से चलाया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड वॉट एवर इट इज सेट इंटरनल कंट्रोल्स, ताकि वो अपना गोल अचीव कर पाए। द वे इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स और शुड वर्क इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, तो राइट्स ऑफ शेयर होल्डर के रिगार्डिंग क्या बोलता है कि एक लिस्टेड एंटिटी ने राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले राइट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग, ये बंदे को देना है एंड उसको बताना है भाई तेरे पास ये राइट है। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन मीटिंग, बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द रूल्स इंक्लूडिंग वोटिंग प्रोसीजर, ये उसका राइट है। अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, to place items on agenda of general meeting and to propose resolution subject to reasonable limitation। एक एक चीज़ बताता हूँ मैं, बट एक बार पढ़ के सुन लो। Effective shareholder participation in key CG decisions such as nomination and election of directors, exercise of ownership rights by shareholders including institutional investor, adequate mechanism to address grievances, protection of minority shareholders from abusive actions or by the interest of controlling shareholder acting either or directly or indirectly and by means of effective means to address। बेसिकली देखो, अगर आपने कहीं पे भी कभी भी एक लिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो आपको सबसे पहले अगर कभी भी AGM होती है, EGM होती है, तो उसका नोटिस मिलता है आपको। मोस्ट प्रोबेबली ई वोटिंग प्रोसीजर या पोस्टल बैलेट से आपको वोटिंग के राइट्स मिलते हैं, नोटिस मिलता है आपको। नोटिस में ही लिखा होता है कि अगर आपको प्रॉक्सी देना है, प्रॉक्सी कैसे दे सकते हो। वोटिंग प्रोसीजर का जो मेल आता है उसमें लिखा होता है कि आप वोटिंग कैसे कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता, बट आई डोंट थिंक कि अभी अपने पास इतना बैंडविड्थ है कि मैं दिखा पाऊँ, बट लेट्स ट्राई एट द एंड ऑफ लेक्चर कि मैं आपको ये सब दिखा पाऊँ। वोटिंग होगा, फिर इसके बाद में आप अगर कंपनीज एक्ट भी पढ़ते हो तो उसमें भी हमने पढ़ा है कि एक मेंबर या शेयर होल्डर के पास में एक राइट होता है कि AGM के बीच में उसको कोई भी क्वेश्चन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी ऑथराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये आइटम कैसा है। वो भी बोलते हैं कि आप कोई एजेंडा प्लेस करना चाहते हो, उसके भी कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस है। कोई रेजोल्यूशन को प्रपोज करना, ये सब कर सकता है, बट ऐसा नहीं कि बस कुछ भी जाओ और वो करना ही पड़ेगा। इफ कंपनी फाइंड्स इट्स नेसेसरी तो ही वो प्लेस होगा, अदरवाइज नहीं। फिर इसके बाद में आपको ओनरशिप आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये देखो, ओनरशिप ऑफ राइट्स, आपके राइट्स क्या हो सकते हैं शेयर होल्डर के। आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है? हाँ सर, हमने पढ़ा है। क्या क्या राइट्स हो सकते हैं हमारे? राइट टू वोट, राइट टू अटेंड मीटिंग, अटेंड, इंस्पेक्ट रजिस्टर्स एटसेट्रा, ये सब आपके राइट्स होते हैं। आपको ये सब मिलते हैं। आपको कोई ग्रीवेंस हो, कंप्लेंट हो, आप कंपनी के जो भी पोर्टल है उसके हिसाब से आप कंप्लेंट डाल दो, कंपनी इसको रिजॉल्व करके देगा। माइनॉरिटी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। बेसिक चीज़ है, समझे। टाइमली इन्फॉर्मेशन, भाई सही समय से सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। देखो क्या बोलता है, इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? सफिशिएंट एंड टाइमली विद रिस्पेक्ट टू व्हाट?
date, location and agenda of the general meeting as well as full and timely information regarding issues to be discussed at meeting. Issues as an agenda items. कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कोई शेयर होल्डर माइट ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ कंट्रोल विच इज डिसप्रपोर्शनेट टू देयर इक्विटी ओनरशिप. मैं भी एक शेयर ओन करता हूँ, तुम भी एक शेयर ओन करते हो, पर क्या पता कोई कैपिटल स्ट्रक्चर अलग हो, कुछ अलग हो, मेरा जो इक्विटी शेयर है वो सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाला हो सकता है, आपका जो शेयर है शायद वो नॉर्मल शेयर हो सकता है. आपने आईसीडीआर एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है तो सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले शेयर होते हैं ना, वो हो सकता है. तो भले ही वो इक्विटी ही होल्ड कर रहा है बट मेरे से सुपीरियर है. ये कैपिटल स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए एज अ शेयर होल्डर. ये कंपनी का काम है, ये आपको बताए, आपके डिस्क्लोजर्स करके रखे. राइट्स अटैच टू ऑल सीरीज एंड क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर. मतलब देखो अभी डीवीआर अलग होता है, नॉर्मल अलग होता है, सीवीएस अपना क्या बोल सकते हैं सुपीरियर वाला अलग होता है. ये सब आपको पता होना चाहिए ना कि अरे ऐसे ऐसे क्लासेस है शेयर्स के. फिर उसके अलावा भी क्लासेस ऑफ शेयर्स अलग होते हैं. सीरीज हो गया, क्लासेस मतलब इक्विटी शेयर विच इज़ ₹1 वैल्यू, फेस वैल्यू ₹10, फेस वैल्यू ₹1, ऐसे अलग अलग क्लासेस हो सकते हैं. फिर उसके अलावा इक्विटी शेयर छोड़ो, क्या पता प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं जो कि लिस्टेड हो सकता है, राइट. फिर इक्विटेबल ट्रीटमेंट. आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विटेबल? मुझे बताओ इक्वल और इक्विटेबल में फर्क क्या है. मैं क्या बोलता हूँ, सारी चीजें इक्विटेबल होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए. इक्वल क्या होता है, सेम फॉर ऑल. इक्वल मतलब सबके लिए सब समान. इक्विटेबल मतलब सेम फॉर एवरीवन ऑन सेम लेवल. इक्वल मतलब women should have equal pay versus women should have equitable pay. एग्जाम्पल, मैं वुमेन के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देखो अगर एक आदमी काम करता है 10 घंटा टू 10 आवर्स और एक देखो एक मैन, एक वुमेन, एक औरत भी 10 आवर्स काम करती है, बट इफ द मैन वर्क्स मतलब ये 10 घंटा वो ऑफिस में जा रहा है, इसमें से अगर 9 घंटे आदमी काम करता है, 8 घंटे औरत काम करती है, या वाइस वर्सा, लेट्स से कि आदमी 8 घंटा काम करता है, औरत 9 घंटे काम करती है, दोनों को 50,000 मिलता है पर मंथ सैलरी. क्या ये आपको सही लग रहा है? दिस इज इक्वल पे, दिस इज नो डिस्क्रिमिनेशन. आदमी को भी सेम पगार मिल रहा है फॉर 10 आवर्स ऑफ जॉब, विमेन को भी सेम मिल रहा है, दिस इज इक्वल पे. बट व्हाट शुड बी इक्विटेबल पे? अगर विमेन इज वर्किंग मोर एक्चुअली इफेक्टिवली तो उसको थोड़ा ज़्यादा पे मिलना चाहिए. उसके मैनेजमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि ये बंदी ज़्यादा अच्छा काम करती है और ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है. ये बंदा 10 घंटा आके 2 घंटे का सुट्टा ब्रेक मारता है, कुछ भी करता है. तो लेट्स सपोज ये वुमेन की सैलरी 60,000 और उसकी 50,000. क्या इस आदमी को वुमेन से कम पैसा मिल रहा है? हाँ, बट क्या ये गलत है? आप बोलोगे नहीं गलत तो नहीं, क्योंकि ये काम एक्चुअली कम कर रहा है, ये बंदी ज़्यादा काम कर रही है, ज़्यादा अच्छा काम कर रही है. दे आर बोथ पेड, they are both paid but this pay is not equal, it is equitable. सेम लेवल पे अगर मान लो ये वुमेन इज मान लो सीनियर है, बहुत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, ये बंदा असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, ये बंदी जो है इसको मिलता है 80,000 और इसको मिलता है 50,000. इज इट ओके? हाँ इज इट ओके, क्योंकि उसका ना लेवल कम है एज पर ऑर्गेनाइजेशन. ये ज़्यादा सीनियर बंदी है, वो थोड़ा कम, तो सही है. दैट इज इक्विटेबल. तो इक्विटेबल मतलब देखो पहला ही पॉइंट बताएगा आपको क्या है, ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ सेम सीरीज शैल बी ट्रीटेड इक्वली. मतलब इक्विटेबल ट्रीटमेंट आना चाहिए. अगर मान लो सुपीरियर वोटिंग राइट वाला बंदा है वर्सेस नॉर्मल बंदा है, आप किसको क्या बोलोगे? दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, दोनों को इक्वल वोटिंग राइट्स मिलेंगे? अरे नहीं यार, ये सुपीरियर वाले को मुझे ज़्यादा वोटिंग राइट्स देने थे इसलिए तो सुपीरियर शेयर्स दिए, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा. इफेक्टिव शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन होना चाहिए की कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजन में, जो हमने ऊपर पढ़ा. सेम पॉइंट नीचे आ रहा है क्या सर? आ रहा है क्या सर? आ रहा है. ये देखो सेम पॉइंट आ रहा है.
फिर वोटिंग राइट्स ऑफ फॉरेन शेयर होल्डर्स, ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। आप इंडियन शेयर होल्डर्स पे ध्यान दे रहे हो, व्हाट अबाउट फिरंगी, फिरंगी लोगों का क्या सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं से क्या होता है भाई, करना है। फिर आपको इनसाइडर ट्रेडिंग और अब्यूजिव सेल्फ डीलिंग, अब्यूजिव सेल्फ डीलिंग जिसको हम बोल सकते हैं मार्केट अब्यूज, इनसे बचाना है। फिर प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉर जनरल शेयर होल्डर मीटिंग शैल बी अलाउड फॉर इक्विटेबल ट्रीटमेंट, जो भी आपकी प्रोसेस हो रही है मीटिंग की वो इक्विटेबल होनी चाहिए। प्रोसीजर फॉर लिस्टेड एंटिटी, ये जो भी आपकी प्रोसेस फॉर कास्टिंग वोट्स, इट शॉल नॉट बी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। मुझे वोट करना है पर आप जानबूझ के इंडियन कंपनी होके हर साल अपनी एजीएम आप फॉरेन कंट्री में रखते हो, आपको पता है आपके सारे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स इंडियन है, आप चाहते हो कि वो लोग आके वोट ना कर पाए आपके मैटर्स पे, इसलिए आप इंडिया के बाहर मीटिंग रख रहे हो, ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है, समझिए। रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या बोलता है ये? लिस्टेड एंटिटी ने क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर जो कि एस्टैब्लिश्ड है बाय लॉ और म्यूचुअल अग्रीमेंट। कोई भी आपका राइट है एज अ स्टेक होल्डर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। देखो शेयर होल्डर ये क्या है? कंपनी का शेयर होल्ड करता है, शेयर ओन करता है, और स्टेक होल्डर कंपनी के किसी भी काम से अफेक्ट होने वाला बंदा है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में कौन कौन आता है? वेंडर, मतलब जो कंपनी को माल खरीदी बेची करता है, कोई भी आप कंपनी का वेंडर कोई भी हो सकता है, माल खरीदी बेची करने वाला, सॉफ्टवेयर कंपनी को बेचता है, या फिर कोई भी कंज्यूमर। अगर कंपनी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है तो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट जो लोग होते हैं वो, फिर गवर्नमेंट, यूनियन, कंपनी के एम्प्लॉइज एटसेट्रा, सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोग जिनसे कंपनी, जो कंपनी की वजह से अफेक्ट होते हैं, आर कॉल्ड स्टेक होल्डर। तो इनकी इज्जत करनी है। सबको क्या देना है? अपॉर्चुनिटी देनी है टू इफेक्टिवली एड्रेस देयर वायलेशन ऑफ राइट। फिर उनके पास एक्सेस होना चाहिए किस चीज़ का? रेलेवेंट, सफिशिएंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन का, ताकि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाए। कंपनी के पास में विजिल मैकेनिज्म होना चाहिए कि स्टेक होल्डर आके बताए ये बंदा कुछ तो भी गड़बड़ कर रहा है, इलीगल कर रहा है, इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और हम पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने बताया, और ये तो झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोल सकता है तो क्या हमारे पास प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेट करेंगे फिर ही एक्शन लेंगे ना। फिर डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, क्या क्या बोलता है? इन्फॉर्मेशन शैल बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के हिसाब से आपकी इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर और डिस्क्लोज होनी चाहिए। ओके। चैनल्स फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होने चाहिए? इक्वल, टाइमली, कॉस्ट एफिशिएंट, सबके लिए समान, ज़्यादा टाइम ना लगाने वाले और जेब में भारी ना होने वाले। जो भी मिनट्स होते हैं आपकी मीटिंग के, उसमें किसी बंदे ने डिसेंट दिया है, मना कर रहा है, नहीं ये रिजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए, वो बंदे का नाम तो पहले आना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ निकली तो बाद में मिनट्स में लिखा होगा अरे ये बंदे ने मना किया था, ये जो बाकी के लोग हैं ना इन्होंने गलत किया। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप एक बार पढ़ लेना, ये ज़्यादा बहुत है नहीं। सबसे पहले डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किस तरीके से डिस्क्लोज होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के की फंक्शंस और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बस एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत बेसिक सा चीज़ है, बहुत जनरल है। फॉर एग्जाम्पल रैंडम पॉइंट, सेलेक्टिंग, कंपनसेटिंग, मॉनिटरिंग, रिप्लेसिंग, KMP, देखा बहुत बेसिक है कि कंपनी का बिजनेस चलना चाहिए, कंपनी का जो भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, सक्सेशन प्लानिंग है, वो सब सही चलना चाहिए। रेम्यूनरेशन देखता है बोर्ड, फिर बोर्ड देखता है लोन्स, गारंटी, वो सब चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें आती है, वो सब देख लेना, एक बार पढ़ लेना, बहुत बेसिक्स है। ओके, अब आते हैं थोड़े से इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे किस सेक्शन के हिसाब से प्रिपेयर होते हैं? सेक्शन 129। एंड सुनो सर, एक ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है कंपनीज एक्ट में, शेड्यूल 3 में, उसमें जो दिया है फॉर्मेट वो कंपनी यूज़ करेगी। जो होता है ना अपना ये असेट इधर, लाइबिलिटी इधर, ये हॉरिजॉन्टल नहीं, अपने को वर्टिकल, यहाँ पे असेट,
नीचे लाइबिलिटी या जो भी वैसा वो वर्टिकल फॉर्मेट वैसा, ओके वो फॉलो करना होता है। फिर देखो सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट किस बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट डेफिनेशन सर, डेफिनेशंस में क्लॉज 40, कौन सा क्लॉज? क्लॉज 40 क्या बोलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा अकाउंट्स में कि अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। क्यों सर क्यों? अरे नाम में ही लिखा है ना नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर ये नॉट फॉर प्रॉफिट है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा? उसकी इनकम या एक्सपेंडिचर होगा। बोलने की बात होती है, कमाते यही लोग हैं बट बोलने की बात है। तो इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एनी एक्सप्लेनेटरी नोट रिगार्डिंग ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, CFS, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बोलते हैं ना कि कोई फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, who should be able to read financial statements। तो ये अगर आप पढ़ पाते हो, आप समझ पाते हो तो दैट मीन्स यू आर फाइनेंशियली लिटरेट एज पर कंपनीज एक्ट। ओके, फिर 134(1) क्या बोलता है? कौन बंदा होगा जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करेगा? एक बार अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया तो साइन ऑफ के लिए जानी चाहिए बाय हुम? देखो एक तो कंपनी का चेयरपर्सन, या फिर 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक डायरेक्टर नॉर्मल होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या फिर एनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट वगैरह कुछ भी, और एक होना चाहिए MD। इनके अलावा और एक बंदे का साइन आना चाहिए KMP, जो कि हो सकता है लेट सपोज CFO या फिर CEO या फिर कौन, या फिर CS। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी एक कंपनी है विच इज़ एन AMC, असेट मैनेजमेंट कंपनी। उसके जो फाइनेंशियल्स है दैट आर साइंड बाय डायरेक्टर प्लस MD, जो कि हमारा मोस्टली डायरेक्टर में D जो है इंडिपेंडेंट होगा, प्लस हमारा CFO। आप कोई कंपनी के फाइनेंशियल्स निकाल के देखो, शायद उसमें हो, व्हाई नॉट, गो चेक इट, वेबसाइट पे मिल जाता है। समझे? दिस इज बेसिक प्रोविजन, यही मैं आपने बता रहा हूँ। चेयरपर्सन भी कब कर सकता है? ऑथराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो तो ही कर सकता है। ओके, गॉट इट। अगर ये एक पॉइंट है, ये कुछ ऊपर है नहीं ज़्यादा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट OPC के है भाई, OPC में तो सिर्फ एक डायरेक्टर करेगा, CS CFO कोई नहीं, सिर्फ एक डायरेक्टर। ओके मेरे दोस्त, अभी एक केस है सौरजीत घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस में क्या है? अगर आपका सेक्शन 164 के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन हो गया फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन अनदर कंपनी। देखो हमने क्या बोला है, आप किसी अदर कंपनी में जाके अपॉइंट नहीं हो सकते हो या फिर सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते हो। बट मान लो मेरा डायरेक्टरशिप है, मैं ही हूँ मयूर डायरेक्टर, कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C। मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ, यहाँ पे भी डायरेक्टर हूँ, यहाँ पे भी डायरेक्टर हूँ। हाँ सर, आप तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में डायरेक्टर हो। ये कंपनी है, इसमें मेरे 3 साल बाकी है, ये कंपनी में 5 साल बाकी है, और ये कंपनी में मेरे 2 साल बाकी है। ओके, ये कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट मार दिया, जिसकी वजह से मैं अभी किसी नई कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता हूँ। मान लो मुझे D में अपॉइंट होना है, मैं D में अपॉइंट नहीं हो सकता हूँ, कंपनी D है, अपॉइंट नहीं हो सकता हूँ, मैं इन कंपनीज में री अपॉइंट नहीं हो सकता हूँ। बट मेरा 5 साल 2 साल 3 साल बचा है ना, तो मैं उन कंपनीज में अपनी डायरेक्टरशिप कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये ऐसा नहीं डिस्क्वालिफिकेशन आया मतलब मैं डायरेक्टर ही नहीं रहा, मैं डायरेक्टर हूँ, बट जो कंपनीज में हूँ उनमें जितना पीरियड बचा उतने के लिए हूँ, आई कांट बी रीअपॉइंटेड। ये सौरजीत घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बोलता है। अगला प्रोविजन क्या है? अडॉप्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अडॉप्शन कहाँ पे होता है भाई? कभी पढ़े हो कंपनीज एक्ट? अरे सर हाँ, वो
अपना होता है ना, वो क्या होता है, वो क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अरे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, हाँ सर आप ही लिख रहे हो, आप हमको क्यों डांट। ऑर्डिनरी बिजनेस, 4 टाइप के ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, 1 2 3 4। एक सर डिविडेंड होता है, सर एक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, सर एक ऑडिटर का भी अपॉइंटमेंट एक होता है, और सर वो एक होता है ना सर, वो क्या, वो सर अडॉप्शन ऑफ साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 4 मैटर होते हैं। तो अडॉप्शन कहाँ पे होता होगा अपना, AGM में बाय मेंबर्स ऑफ कंपनी। अभी सिग्नेचर करने के बाद इनके पास जा रहा है, किसकी सिग्नेचर अपनी ऊपर पढ़ा ना भाई हमने, साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ सर हमने साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, तो ये क्या पढ़ा हमने इधर, हाँ सर हाँ वही पढ़ा सर, सॉरी। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम भेजते हैं, सर्कुलेट करते हैं साइंड वाले, आफ्टर साइनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 मेंबर्स, उसमें हम 3 चीज़ें एडिशनली अटैच करते हैं। व्हाट, कोई भी नोट्स या एनेक्चर, ऑडिटर्स रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट, ये 3 चीज़ें ऐड होनी चाहिए। सर एक फ्लो समझा हमको। सबसे पहले जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी जर्नी क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद सबसे पहले वो बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होते हैं, फिर उसके बाद में साइंड होते हैं। साइंड बाय कौन, चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर्स प्लस CS, CFO और CEO। ओके सर हो गया। फिर दे गो फॉर अडॉप्शन इन जनरल मीटिंग। बट इसके लिए क्या होता है, वो सर्कुलेट होता है विथ ये 3। सर समझा, आपने बहुत सही पर्सपेक्टिव में रखा कि पहले बोर्ड मीटिंग अप्रूव हो रहा है, फिर साइन हो रहा है, फिर ये साइन फाइनेंशियल जा रहे हैं AGM में, जो कि सर्कुलेट होंगे अलॉन्ग विद दिस। सर गॉट इट, सर गॉट इट। आगे देखो मेरे भाई क्या बोलता है, पीनल प्रोविजन। पीनल प्रोविजन क्या बोलता है, सेक्शन 134। ये क्या है अपना जो सर्कुलेशन है 134(7) है। बोलता है अगर 134 सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी प्रोविजन 134 का आप कुछ भी करते हो, नॉन कंप्लायंस, डिफॉल्ट, तो क्या होगा, आप पे पेनल्टी लगेगी 3 लाख फॉर कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000, 3 लाख और 50,000। आगे बढ़ने से पहले सर आगे बढ़ ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ने से पहले उसके बाद हिफको फार्मिंग वर्सेस ROC क्या है, वो अपना एक सिमिलर केस लॉ हमने प्रीवियसली किया था। क्या बोलता है, कंपनी का नाम ROC ने स्ट्राइक ऑफ किया क्योंकि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं की है। फिर उसके बाद में क्या हुआ सर, वो कंपनी गई कि हमारा नाम रिस्टोर करो, ROC ने मना किया। फिर केस क्या हुआ, NCLAT में गया। NCLAT ने बोला देखो कंपनी ऑपरेट कर रही है, कंपनी धंधा चला रही है, अपना बिजनेस कर रही है, आप कंपनी को ये नहीं बोल सकते यू कांट रिस्टोर योर नेम बिकॉज आप नॉन कंप्लायंस में हो फॉर दिस प्रोविजन। ओके सिंपल, बस इतना ही था। सिमिलर ये हमने पिछले भी इसमें किया है केस लॉ। मैं एक बार जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए सेक्शन 134 आपसे गो थ्रू करवाता हूँ। 134 ये देखो, आप एक बार पढ़ लेना, उसमें कुछ नहीं है, जो हमने अभी एक पढ़ा था साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 134(1) ये, फिर ऑडिटर रिपोर्ट शुड बी अटैच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये, फिर 134(3) कि अपना जो ऑडिटर अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, देखो देयर शैल बी अ स्टेटमेंट, किधर जाएगी, देयर शैल बी स्टेटमेंट अटैच टू स्टेटमेंट, देयर शैल बी अटैच टू स्टेटमेंट लेड बिफोर कंपनी इन जनरल मीटिंग, अ रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच शैल इंक्लूड। फिर ये सब बोर्ड रिपोर्ट का क्या क्या कंटेंट है ये इधर देके रखा है। इसके अलावा सच अदर मैटर्स, इस पर क्लिक करूंगा तो मैटर्स ओपन हो जाएंगे, क्या क्या आना चाहिए बोर्ड रिपोर्ट में। दिस इज व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन बोर्ड रिपोर्ट। ओके, फिर इसके अलावा 4 OPC के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बारे में, रिपोर्ट शैल बी अटैच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन केस ऑफ OPC अ रिपोर्ट कंटेनिंग एक्सप्लेनेशन कमेंट ऑफ बाय बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन रिजोल्यूशन। ठीक है, फिर वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट 134(6) कि क्या क्या अटैच होना चाहिए। क्या बोलता है, बोर्ड रिपोर्ट एंड एनेक्चर्स शैल बी साइंड बाय चेयरपर्सन
इफ इज ऑथराइज वेदर इज नॉट ऑथराइज शैल बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स, एक एमडी होना चाहिए, एक नॉर्मल डायरेक्टर होना चाहिए। साइन स्टेटमेंट कौन कौन सर्कुलेट करेगा वो एक प्रोविजन है। अपना किधर गया, ये इधर है 134(7) हमने अभी जो पढ़ा। और फिर इफ अ कंपनी इज इन डिफॉल्ट तो ये प्रोविजन के फटके पड़ेंगे, समझे? हाँ सर समझ गए। ओके आगे बढ़ते हैं। ऑब्लिगेशन एंड पीनल प्रोविजन इन केस अगर कोई रॉन्ग सर्टिफिकेशन करता है या प्री सर्टिफाई गलत करता है, साइनिंग गलत करता है। सर ये हमने ना पढ़ लिया था, ये टू द कंपनी ना, ये ऑलरेडी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रॉन्ग सर्टिफिकेशन साइनिंग एक हमने पढ़ा था उसमें। फिर इसके केस लॉ क्या बोलता है, ये री रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज समथिंग समथिंग क्या बोलता है, नॉट फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड बैलेंस शीट, मतलब कंपनी ने फाइल नहीं किया तो क्या हुआ, कंपनी के अगेंस्ट में पेनल्टी मारी। बट ये क्या था, गलती से हो गया था हमारा, ये बुरा इंटेंशन नहीं था, तो ये मैटर कंपाउंड हो गया, बस कुछ है नहीं इसमें। फिर गेटवे लॉजिस्टिक्स वर्सेस आरओसी क्या बोलता है, कंपनी ने 4 साल से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया। इन्होंने क्या किया, अपने सारे रिटर्न्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिया, आरओसी ने नाम रिस्टोर कर दिया, बस सिंपल। आप गलती कर रहे हो, गलती सुधार दो, हम तुमको माफ़ कर देंगे। आप गलती कर रहे हो, गलती नहीं सुधारो, हम तुमको मारेंगे, सिंपल इतना आरओसी बोलता है बस। ये भी हमने पढ़ा है, बट डायरेक्टर नाम था, यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। टू द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी व्हाट शैल बी द ऑब्लिगेशन एंड पीनल प्रोविजन। ठीक है, इसके अलावा क्या है, टू सर्टिफाइंग प्रोफेशनल्स रिस्क ऑफ रेपुटेशन। सबसे पहला है तो इज्जत पे खतरा, भाई गलती करोगे पकड़े जाओगे, फिर आपकी प्रैक्टिस चली जाएगी, क्लाइंट चले जाएंगे। CS एक्ट के अंदर कुछ है, हम पढ़ते हैं, नोट से पढ़ते हैं। फिर कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ है, और एक्शन बाय रेगुलेटर, एक PCS या सर्टिफाइंग प्रोफेशनल CA भी हो सकता है ना, तो उनके अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन हो सकता है, ये है क्या। फिर एक केस स्टडी है, तो सबसे पहले हम जाके ये अपने एक नोट्स हैं उसमें से पढ़ते हैं। ये सब भी समराइज मैं रिवाइज करवाता हूँ, बट लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस। ये देखिए, ये जो हमारा CS एक्ट है, ये जो CS एक्ट है इस पे ध्यान दीजिए। शेड्यूल 2 क्लॉज 2 क्या बोलता है, अगर आपने सर्टिफिकेशन किया विदाउट प्रॉपर एग्जामिनेशन, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप इधर से एक बार पढ़ सकते हो, बट दिस इज बेसिकली इट। ये जो इतना लिखा है ना यहाँ से, वेयर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सर्टिफाइज और सबमिट्स हिज नेम और इन द नेम ऑफ हिज फर्म a report of examination of matters relating to company secretarial practice and related statement, unless अगर ये सब करते हो, unless without the examination of such statements by him, his partner, अगर CS firm है तो partner, या फिर employee of the firm और by another PCS, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करेगा। तो बेसिकली मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, अगर वो बंदा अगर वो बंदा सर्टिफाई करता है विदाउट एग्जामिनेशन तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। फिर क्लॉज 5 to 8 क्या बोलता है, शेड्यूल 8(2) का, अगर कोई बंदा जो PCS है फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन प्रोफेशनल ड्यूटीज, फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। क्या 5 पॉइंट बोले हैं मैंने, ये आप एक बार ध्यान देना। अगर ये कोई बंदा नहीं करता है या करता है तो प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट में पड़ेगा। सर यार क्या बोल रहे हो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब क्या होगा, उसके ऊपर एक्शन क्या होगा। अगर आपने मिसकंडक्ट किया है तो ICSI की एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो आपके खिलाफ एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा, नीचे दिया है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। ओके ये हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या बोलता है सर, अगर मैं फॉल्स, एक PCS हूँ, मैं फॉल्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट देता हूँ या कोई मटेरियल फैक्ट ओमिट कर देता हूँ तो मेरे अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन होगा अंडर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। सर अब हमसे सहा नहीं जा रहा है, आप जल्दी से बताओ क्या हो। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा तो आपके अगेंस्ट में क्या होगा, डिसिप्लिनरी कमेटी क्या करेगी। सेक्शन 21B सब रेगुलेशन सब सेक्शन 3 क्या बोलता है CS एक्ट का, आपको रिप्रिमांड कर सकते हैं, आपके खिलाफ एक नोटिस आएगा जिसमें आपको लेटर लिखेंगे, आपको बताया जाएगा कि आप ये सब मत करो, डांटेंगे, बेसिकली रिप्रिमांड डांटेंगे, बड़े लेवल पे डांटेंगे, तो इज्जत पे खतरा, रेपुटेशन रिस्क। दूसरा, मानते ही नहीं हो अपनी इतनी बड़ी गलती की है, अभी ये गलतियां भी स्पेसिफाइड है CS एक्ट में, बट बड़ी गलती की है तो आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा देंगे। सर मतलब क्या भाई, तुम्हारा नाम CS के रजिस्टर से हटा देंगे, तुम CS नहीं हो,
आईसीएसआई मान ही नहीं रहा है, बोल रहा है तू इतनी गंदी गलती कर रहा है, हम तेरे को हम गिनते ही नहीं तेरे को हम में। हो सकता है परमानेंटली नाम भी हटा सकते हैं, और ज़्यादा बहुत बड़ी भी गलती नहीं है तो फिर 6 महीना 10 महीना कुछ ऐसे पीरियड के लिए नाम हटा देंगे। और इसका एक केस स्टडी भी है, ये पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। 5 लाख तक का फाइन भी लगा सकते हो सर। 5 लाख? तो ऐसी गलती ही मत करो ना कि 5 लाख का फाइन आए, पता चला कंपनी से 10,000 की रिश्वत लेके आईसीएसआई को 5 लाख का फाइन भर रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो रिश्वत मत लो, अच्छे से काम करो। सर हमने रिश्वत ली नहीं, आप पहले से ही बोल रहे हो। ठीक है, बोल दो अपने बेचारे सर को। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है। सबसे पहले आरओसी रैंडम स्क्रूटनी कर सकता है, उसको कुछ गलत लगा आपकी स्क्रूटनी कर देगा। स्क्रूटनी क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन, छोटी मोटी, आपसे डॉक्यूमेंट मंगाएगा, बताओ ये सही है कि नहीं ऐसा। इन केस एनी डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू आरओसी कंटेन्स फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, तो आप 448 449 सेक्शन जो है इसके अंदर लायबल हो सकते हैं। सर क्या होता है ये सब? ये हमने पढ़ा हुआ है सब कुछ, ओके। ये इधर भी लिख के नहीं दिया अगर आप जाके देखोगे। और पॉइंट 3 और 4 बोलता है 448 447 के हिसाब से पनिशमेंट आएगी। ये ना बाद के चैप्टर्स में ना 448 449 ये सब ना अपना एडजुडिकेशन वाला ये सब जो चैप्टर आएंगे ना उसमें बहुत डिटेल में है, तो यहाँ पे बिल्कुल त्रास मत लीजिए। आप बस यहाँ पे खुद से एक रीडिंग दे दीजिए इस टॉपिक को, तो आपको ना बिल्कुल इशू नहीं होगा। बट अगर आप अभी से नोट्स इसके बनाओगे और बाद में देखो सर इतना डिटेल में अगर आगे है तो इधर क्यों लिखा है ऐसा बोलोगे, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर रेगुलेटर क्या एक्शन ले सकता है? अगर आप गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, मटेरियल फैक्ट ओमिट कर देते हो, मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, कुछ भी, तो आपका डीएससी डीएक्टिवेट कर देंगे। एक्शन बाय रेगुलेटर, एमसीए क्या कर सकता है आपके साथ? डीएससी हट, तेरा डीएससी डीएक्टिवेटेड। फिर और क्या कर सकता है? और सर आरडीआर आरओसी आपके खिलाफ ना क्विक इंक्वायरी बैठा सकता है। क्विक इंक्वायरी हो सकती है किसके खिलाफ? सर्टिफाइंग प्रोफेशनल या सिग्नेटरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ई गवर्नेंस सेल करके एक चीज़ है एमसीए की, ये क्या हो सकता है? अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ मिली है, कुछ भी हो, तो आपके खिलाफ वो एक एक्शन इनिशिएट करवा सकता है वाया आरडी और आरओसी। आपका केस आपकी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को रेफर कर सकता है। आप सीए हो, कुछ गड़बड़ कर देते हो, आपके आईसीएआई के पास में मैटर चला गया, सीएस हो आईसीएसआई के मैटर चला गया, आप लॉयर हो, एलएलबी बार काउंसिल के पास चला गया। तो इन केसेस में अगर बहुत बड़ा आपने कुछ झोला वोला करके रखा है तो आपका जो इंस्टीट्यूट है इनको ये बोलेगा ई गवर्नेंस सेल, भाई डिबार कर दो, ये ना धब्बा है तुम्हारे ऊपर, धब्बा है, डिबार, आई रिकमेंड डिबार, इसको हटा दो, ठीक है। और कुछ एक फोर्थ पॉइंट तो ये एक्शन का है भी नहीं, ये बस बताता है कि आरओसी और आरडी को ना भी उनको भी किसी को रिपोर्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आरओसी आरडी अपना अंधा काम करते हैं, इनको भी किसी को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो हर 15 दिन में आरओसी को आरडी और ई गवर्नेंस सेल को रिपोर्ट करना पड़ता है, ओके। और आरडी को हर महीने जॉइंट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करना पड़ता है। आपको हायरार्की तो पता ही होगी, सबसे टॉप पे आएगा अपने इधर एमसीए निर्मला ताई, फिर आरडी, फिर आरओसी, और आरओसी के अंडर कंपनीज। और ऐसा नहीं कि सारे आरडीज के अंदर सारी कंपनीज, उनके रीजन के हिसाब से, ओके। ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर है बस। और एमसीए जो होता है ना, नॉर्मली इसको हम सीजी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट डिपेंडिंग ऑन द प्रोविजन ऑफ एक्ट, अगर आप एमसीए की वेबसाइट पे जाओगे तो उधर सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइंड होता है। इट कैन बी आरओसी, आरडी, एमसीए इटसेल्फ, ऐसे डिफाइंड होगा ये, ओके। गॉट इट? ये 4 पॉइंट हमने कर लिए। अब चैप्टर हमारा आ रहा है खत्म होते थे, एक लंबा सा केस स्टडी है, आप ये पढ़ लेना। बट इसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी समरी बना के रखी है, क्यों ये सब केस स्टडी एग्जाम में आती नहीं है, तो आपका भी टाइम मैं क्यों खराब करूँ, ये सोच के मैंने आपके लिए केस स्टडी बनाई है। केस स्टडी क्या बोलता है देखो। अब बोल रहे हो सर आप पढ़ नहीं रहे हो, सिखा नहीं रहे हो, देखो भाई ये समरी बनाने के लिए आई हैड टू रीड दैट, एंड मुझे पढ़ के लगा कि ये पढ़ाने में एक एक पॉइंट आपको लाइन बाय लाइन गो थ्रू कर पाऊंगा, एंड दिस माइट नॉट कम इन एग्जाम एट ऑल, बट दिस शुड बी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सो आई टॉट इट। एक ना मैटर गया था डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ आईसीएसआई के पास में, किसके रिगार्डिंग? एक पीसीएस के रिगार्डिंग। ऑब्वियसली अगर आईसीएसआई की डिसिप्लिनरी कमेटी है तो कंपनी सेक्रेटरी के हिसाब से ही होगा। क्या हुआ था, उसने एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया था,
उसके अगेंस्ट 2 कंप्लेंट थी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अगेंस्ट में, अलग अलग इवेंट्स के थे। तो पहला कंप्लेंट किस बारे में था, कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑफ 2014, और दूसरा एक कंप्लेंट था कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑफ 2009-10 ईयर एंड 2010-11 ईयर, ये साल का था। अभी ये कंप्लेंट 1 में क्या था कि कंपनी का ना इंक्रीज इन शेयर कैपिटल हुआ था, जो कि अगर आप सीए का फॉर्म 23AC, सीए का एक फॉर्म होगा जो उसने फाइल किया था फॉर्म 23AC, उसमें देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है। ये बंदा सर्टिफिकेशन में बोलता है नो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ, ये बोलता है बंदा कि बोर्ड मीटिंग ना प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड है फॉर दैट ईयर। बाद में जाके हम चेक करते हैं तो डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया था, बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन ही ठीक नहीं था, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ही नहीं थे बोर्ड में मीटिंग कैसे हो गई सारी, ये बंदे ने सही से रिपोर्ट नहीं किया। फिर बोलता है पीएफ प्रोविडेंट फंड का एप्लीकेबिलिटी गलत बता दिया, इसने बोला एप्लीकेबल है बट इट वाज नॉट एप्लीकेबल। अरे फिर से गड़बड़ कर दी, क्यों, क्योंकि इसने मैनेजमेंट ने जो बोला उस पर सोलली रिलाई कर दिया। अंधा विश्वास था भाई का कि मैनेजमेंट झूठ थोड़ी बोलेगा कंपनी का, वो जो मुझे बोल रहा है वो तो सच ही बोल रहा होगा। कितना भोला पीसीएस हूं मैं, भोले नहीं गधे हो तुम। क्यों, क्योंकि इफ यू आर एन ऑडिटर of any sort, if you are certifying a document, you should not solely rely on management information। आप एक्सटर्नल चीज़ें चेक करो, एमसीए के वेबसाइट पे चेक करो, कंपनी से डेटा बुलवाओ, डेटा चेक करो। और ये सब गड़बड़ करने की वजह से डिसिप्लिनरी कमेटी ने 15,000 का फाइन लगा दिया। देखो बैठे बैठे 15,000 चले गए, अगर थोड़ी मेहनत करके और अच्छे से सर्टिफाई करता तो अच्छा होता। और एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट उसने गलत दिया था कोई तो कंपनी के रिगार्डिंग में, बोले नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग जो है, बोल रहे सब सही गए थे, सब सही गए थे, प्रूफ दे। बोल रहे प्रूफ तो मेरे पास सिर्फ 3 के हैं, 8 में से 8 बोर्ड मीटिंग हुई थी, मेरे पास 3 बोर्ड मीटिंग के प्रूफ है कि नोटिस गए थे। और ये हमारा कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनी शुड ऑल्सो मेंटेन प्रूफ ऑफ नोटिस जो भेज रहे हो उसका, कि आप टाइमली भेज रहे हो। इसके पास नहीं था, पकड़ा मारा। बोल रहे और बताओ और क्या, कंपनी का ना एक ऑथराइज शेयर कैपिटल है, इसके ऊपर आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। मतलब 10,000 का शेयर कैपिटल है तो 11,000 आप शेयर्स नहीं दे सकते। ओके, 10,000 शेयर्स अगर व्हाटएवर आपका शेयर कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसके हिसाब से हो तो ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ये कंपनी ने किया, अलॉटमेंट कर दिया एक्सेस में, ये बंदे ने रिपोर्ट ही नहीं किया कि ये गलती कर रहे हैं। फिर फर्स्ट एजीएम जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से हो जानी चाहिए थी, वैसे ही नहीं हुई, कुछ प्रोविजन में गट्ठा था, फिर से इसने गलती कर दी। चलो ठीक है, कोई तो फॉर्म 20B फाइल करना होता है, उसमें इनकरेक्ट ऑथराइजेशन डेट थी, इसने सर्टिफाई कर दिया, हाँ सही तो है, मुझे तो कुछ गलत दिख नहीं रहा है। क्योंकि तूने देखा नहीं भाई, तूने देखा होता आंखें खोल के तो गलती पता चलती, नहीं देखा तो क्या हुआ, फाइन लग गया, जो कि इधर दिया नहीं है कितना फाइन, बट फाइन लग गया। तो ये सब बेसिकली इस समय दिए 2 केसेस है अगेंस्ट पीसीएस, ये 2 अलग अलग केसेस है, दीज आर नॉट द सेम केस, ये 2 अलग अलग कंप्लेंट्स। ओके ठीक है, गॉट इट। सर अभी नोट्स जल्दी जल्दी नोट्स करवा दीजिए, क्या लिखा है आपने जो इतना सुंदर दिख रहा है वो हमारे नोट्स में भी आ जाए ना। तो चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, एक रिवीजन भी हो जाएगी अपनी। रेगुलेशन 4 ऑफ एलओडीआर रेगुलेशन क्या बोलता है, राइट ऑफ शेयर होल्डर, टाइमली इन्फॉर्मेशन, इक्विटेबल ट्रीटमेंट, रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीओडी। सबसे पहले आपका राइट क्या है, टू पार्टिसिपेट, दूसरा राइट वोट, फिर बीइंग इन्फॉर्म ऑफ रूल्स, फोर्थ आस्क क्वेश्चन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पांचवा शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन इन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजंस, छठा एक्सरसाइज ओनरशिप, सातवां ग्रीवेंस रिड्रेसल, आठवां प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। कंपनी ने करना है, ये सब राइट ऑफ स्टेक होल्डर है। फिर टाइमली इन्फॉर्मेशन ऑफ डेट, लोकेशन एंड एजेंडा ऑफ जनरल मीटिंग कैसे होनी चाहिए, सफिशिएंट एंड टाइमली। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी डिग्री ऑफ कंट्रोल है जो आपसे अलग है तो कैपिटल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट का आपको पता होना चाहिए। राइट्स, जो सीरीज और क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स अलग अलग हो सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इक्विटेबल ट्रीटमेंट, सेम सीरीज सेम ट्रीटमेंट, सिंपल, सेम सीरीज, SH का मतलब शेयर होल्डर। इफेक्टिव शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन, आगे वाला देखो, इफेक्टिव शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजन। फिर फॉरेन शेयर होल्डर को वोटिंग एक्सरसाइज करवाना है अपने, फैसिलिटेट एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग। फिर फॉरवर्ड, इसको हटा दो, मैं एक काम करता हूँ, इधर लिख देता हूँ, सेल्फ
डीलिंग, अब्यूजिव सेल्फ डीलिंग, जस्ट ठीक कर दिया आपने। क्या लिखा है इधर, फॉरवर्ड टू फ्रेमवर्क टू अवॉइड, ये फ्रेमवर्क है FW मतलब फ्रेमवर्क टू अवॉइड इनसाइडर ट्रेडिंग एंड अब्यूजिव सेल्फ डीलिंग। फिर वोटिंग अनड्यूली डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। रोल ऑफ स्टेक होल्डर क्या होता है, रिस्पेक्ट राइट ऑफ स्टेक होल्डर, एड्रेस वायलेशन ऑफ स्टेक होल्डर राइट्स, एक्सेस टू रिलेवेंट सफिशिएंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, विजिल मैकेनिज्म, विसिल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी में इन्फॉर्मेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, और डिस्क्लोजर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिससे कि होना चाहिए। फिर डिसमिनेशन चैनल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल, टाइमली, कॉस्ट इफेक्टिव। मिनट्स में कोई भी बंदा डिसेंट करता है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर की फंक्शंस ऑफ बोर्ड एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन थी सेक्शन 2 क्लॉज 40, क्या बोलता है आपकी फॉर इन्फॉर्मेशन मैं एक बता देता हूँ, जो आपका सेक्शन 2 है ऑफ कंपनीज एक्ट, उसमें ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से डेफिनेशन है। तो अगर आप देखोगे, अगर आपको गैस करना है गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन, ये पहले कौन सी आती है मुझे बताओ, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पहले या फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसका सेक्शन है 240, हमको पता है। गवर्नमेंट कंपनी के आगे आएगी या कैसे सर, ABCDEF, F के बाद में G आता है, तो ये 240 से 50 के बीच में ही कहीं पे होगी, विच इज़ अराउंड 44-45 आई थिंक, उसके अराउंड है। तो आपको अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पता है तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हो कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन कहाँ आएगी, बेसिस द अल्फ़ाबेट। ओके, तो ये सब अपने बैलेंस शीट, P&L, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ सेक्शन 8 के लिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट टू अबव, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। साइनिंग में क्या बोलता है, 134(1) कंपनी का चेयरपर्सन इफ ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, डायरेक्टर एंड एमडी मतलब 2 डायरेक्टर, एंड कंपनी का CEO, CFO, CS ये साइन करेंगे। ओके, सही है, आफ्टर बोर्ड अप्रूवल। और OPC है तो एक ही डायरेक्टर करेगा। अडॉप्शन AGM में होगा। सर्कुलेशन 134(7) बोलता है साइंड फाइनेंशियल शुड बी सर्कुलेटेड टू मेंबर्स विथ क्या, नोट्स एंड अनेक्चर, ऑडिटर रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। फिर अगर आप 134 को कंप्लाई नहीं करते हो तो आप पे पेनल्टी लगेगी, कंपनी पे 3 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000। फिर ये वाला जो प्रोविजन है हमने पढ़ लिया था। हाँ सर कहेंगे भाई, हाँ पढ़ा, देखो भाई ये प्रीवियस नोट्स को रेफर करो इसलिए बोल रहा हूँ। आई थिंक ये कौन सा वाला चार्ट है, मैं मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा, बट कॉन्सिक्वेंसेस का हमने, हाँ ये वाला चार्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये ऐसे ही टाइप का जो होता है ना कि आप नॉन साइनिंग नॉन सर्टिफिकेशन उसमें लिख सकते हो कि इसमें दो ही पॉइंट्स हैं, तो वो उठा लोगे और बोलोगे एज पर कंपनीज एक्ट पेनल्टी लगेगी, आपका CS एक्ट लगेगा, चलेगा, वो बेसिस पे आप कर सकते हो। खत्म यार सर, खत्म, हाँ भाई खत्म, और कितना। अब मुझे बताओ हमारा चैप्टर जो था, ये लेक्चर 3.3 है, ऊपर का छोड़ दो, बट आई होप आपको लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा, बड़ा ही मज़ेदार था और आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, और आप इस लेक्चर के बाद में जो दिए गए नोट्स है वो सारे के सारे जॉट डाउन कर लोगे। अब आपके लिए बस जाने से पहले, सर क्या जाने से पहले, जाने से पहले एक होमवर्क है। सर क्या होमवर्क क्यों दे रहे हो? होमवर्क इसलिए दे रहे हो ताकि आप करो। सबसे पहले जो मैं हर बार बताता हूँ, समराइज्ड नोट्स फॉर केस लॉ, read the chapter once by yourself। सिंपल, बस इतना ही करना है मेरे दोस्त। अगर इतना कर लोगे तो मेरे पे मेहरबानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, विच इज चैप्टर नंबर 4। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, मजे में रहो मेरे दोस्त।